हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किया है वो है सार्क। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी जो साउथ एशियन जो नेशंस है, जो स्टेट है, जो कंट्रीज है, उन्होंने आपस में मिलके अपने क्षेत्रीय सहयोग के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए सार्क का इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो है इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश। जब बना था उस टाइम 7 कंट्रीज ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, यानी 7 कंट्री उस टाइम मेंबर थी। तो देखो सार्क बना क्यों, ये बता रहा हूं आपको। 7 एशियन कंट्रीज आई, जिसमें अफगानिस्तान को मैं अगर मैं साइड में कर दूं तो 7 ये कंट्रीज आई। इन्होंने अपने वेलफेयर के लिए, अपने वेलफेयर यानी जो लोग थे इनके नेशंस के, इनकी कंट्री के, उन लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सार्क की एक तरह से डिमांड रखी, आपस में डिस्कशन किया। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए सार्क के बारे में डिस्कशन किया। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होना, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। सोशल प्रोग्रेस जैसे जहां पर जैसे पॉवर्टी है, एजुकेशन को लेके, कल्चरल जैसे आर्ट्स, सोशल इंटरेक्शन एक्सेट्रा। तो इन प्रॉब्लम्स को लेके लोगों का वेलफेयर हो, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनका, उनके जो लोग हैं उनका वेलफेयर हो सके, उनका अच्छी तरह से कल्याण हो सके, उसके लिए लोगों के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उनकी सोशल प्रोग्रेस हो, उनका कल्चरल डेवलपमेंट हो, इसके लिए सार्क को सेटअप किया गया था। सार्क को सेटअप किया गया था। अब मैं आता हूं इसकी हिस्ट्री पे। सार्क के लिए 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी। सार्क के लिए 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी। देखो सार्क क्यों आया, मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं आपको। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया के जो लोग थे उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए सार्क बनाया गया था। उनकी लाइफ क्वालिटी को और बेटर बनाने के लिए सार्क का डिस्कशन किया कि सार्क को मतलब सार्क बनना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। आगे डिटेल में मैं ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा मैं आपको कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सार्क का अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखूं तो सार्क के लिए 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी। सार्क के लिए 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 के अंदर, जिसको बोला एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो 1947 में न्यू दिल्ली में हुई थी। उसके बाद बेगाऊ कॉन्फ्रेंस जो 1915 में फिलीपींस में हुई थी। उसके बाद कोलंबो पावर कॉन्फ्रेंस जो 1954 में श्रीलंका में हुई थी। तो सार्क के लिए 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। मैं कुछ आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूं इसका। सार्क के लिए 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली थी एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस जो 1947 में न्यू दिल्ली में हुई थी। बेगाऊ कॉन्फ्रेंस जो 1950 फिलीपींस में हुई थी। कोलंबो पावर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1954 में श्रीलंका के अंदर। उसके बाद 1970 जैसे खत्म होने वाला था, एट द एंड ऑफ द ईयर 1970, 1970 जैसे खत्म होने लगा, तो उस टाइम 7 साउथ एशियन नेशंस जो है वो एग्रीड हो गए अपॉन द क्रिएशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक, ट्रेड ग्रुप। यानी 1970 के लास्ट में 7 जो साउथ एशियंस जो नेशंस थे
वो आपस में एग्री हो गए कि ट्रेड ब्लॉक बनाया जाए। तो क्रिएशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक के लिए, ट्रेड ग्रुप के लिए कि आपस में अच्छा व्यापार हो सके, एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हो सके, लोगों की लाइफ क्वालिटी अच्छी हो, लोगों की जो लाइफ है वो अच्छी बेटर हो जाए, उनमें अच्छी क्वालिटी आ जाए। ठीक है, तो इन चीजों के लिए 7 जो साउथ एशियन नेशंस थे, जो कंट्रीज थी, आपस में वो एग्री हो गए, सहमत हो गए कि ट्रेड ब्लॉक बनाया जाना चाहिए। उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, जियोर रहमान ने ऑफिशियल लेटर लिखा। सभी जो 7 कंट्रीज के जो लीडर थे, सभी जो 7 कंट्रीज के जो लीडर थे, इनको रहमान जी ने एक ऑफिशियल लेटर लिखा था। और ये 1977 यानी 1977 में ये इंडिया आए थे। इन्होंने डिस्कस किया, उस टाइम पीएम थे मोरारजी देसाई जी। तो इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई जी, उनसे डिस्कस किया, वार्तालाप की, रीजनल कोऑपरेशन के इश्यू को लेके, एक क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दे को लेके उन्होंने मोरारजी देसाई जी से डिस्कस किया, वार्तालाप की। उसके बाद एक कोलंबो प्लान कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई काठमांडू में। उसके बाद 1977 में जो रहमान जी थे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, वो इंडिया आए। उन्होंने मोरारजी देसाई जो हमारे पीएम थे उस टाइम, उनसे रीजनल कोऑपरेशन के इश्यू को लेके, मुद्दे को लेके उनसे वार्तालाप की, डिस्कशन किया। उसके बाद एक कोलंबो प्लान कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई थी काठमांडू में। कोलंबो प्लान कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई काठमांडू के अंदर। इसमें जो एक नेपाल के जो किंग थे उस टाइम, उनका नाम था वीरेंद्रा। नेपाल के किंग थे वीरेंद्रा। तो उन्होंने क्या किया, सारी जो 7th एशियन कंट्रीज थी उनको अपनी रिवर का वाटर शेयर किया। अच्छा काम था, ये बहुत ही अच्छा काम था। अब जो किंग थे, नेपाल के जो राजा थे उस टाइम वीरेंद्रा, उन्होंने अपनी जो रिवर है उसका वाटर यानी अपनी नदी का पानी शेयर किया इन 7 एशियन नेशंस के साथ। तो इससे जो रहमान जी थे, रहमान जी जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, वो काफी प्रभावित हुए इनसे। वीरेंद्रा जो नेपाल के किंग थे, नेपाल के राजा थे, उनसे काफी प्रभावित हुए कि देखो इनके अंदर अच्छी भावना है, एक अपनी रिवर का वाटर जो नदी का पानी काफी शेयर किया है उन्होंने 7 एशियन कंट्रीज के साथ। उसके बाद 1981 में फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में उनकी मीटिंग हुई, आपस में मिले और एक ड्राफ्ट तैयार किया। 1981 में फॉरेन मिनिस्टर्स मिले आपस में, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया न्यूयॉर्क के अंदर और बनाया था बांग्लादेश ने। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी जो थे 7 साउथ एशियन कंट्रीज के जो फॉरेन सेक्रेटरीज थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किए 5 एरियाज फॉर द कोऑपरेशन, फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। देखो 1981 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, आपस में बैठे, वो उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया न्यूयॉर्क के अंदर और बांग्लादेश ने इसको बनाया था। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी जो थे 7 जो साउथ एशियन कंट्री जो नेशंस थे, उनको आइडेंटिफाई किया उन्होंने जो फॉरेन सेक्रेटरी आपस में बैठे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने पहचाना कि कौन से एरियाज है जहां पर सार्क के ज्यादा फोकस किया जा सकता है। तो 5 एरिया जो थे रीजनल कोऑपरेशन के लिए उन्होंने आइडेंटिफाई किए। उसके बाद एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक्शन स्टार्ट किया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक्शंस। और इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक्शंस के तहत मीटिंग हुई 1983 में, जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बोला गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1983 के अंदर ढाका में 1983 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया सार्क को। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का ऑफिशियली डिक्लेरेशन हो गया था 1983 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ढाका में। उसके बाद
7 और 8 दिसंबर को उसकी जो सार्क है उसकी फर्स्ट समिट हुई ढाका के अंदर, और इस फर्स्ट समिट को होस्ट करने वाले थे अतुर रहमान खान। जो होस्ट करने वाले थे वो कौन थे? अतुर रहमान खान। उसके बाद फर्स्ट समिट हो गई 7-8 दिसंबर को 1985, और इसकी जो लास्ट समिट हुई थी, अभी मैं लास्ट में जाऊंगा, वहीं फिलहाल मैं फर्स्ट की बात करता हूं। फर्स्ट जो हुई थी 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में, और उसके साथ ही 8 दिसंबर 1985 को ये वो दिन था जब सारी की सारी साउथ एशियन कंट्री, जो 7 साउथ एशियन कंट्रीज थी, वो आपस में झूम रही थी, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को वो दिन इनके लिए खुशियां लेके आया और सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं मैं, तो एट प्रेजेंट सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज है। एट प्रेजेंट में बात करूं तो सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज है, और जो 8वीं जो लास्ट मेंबर कंट्रीज है वो है अफगानिस्तान। वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान है वो लगभग 2007 के आसपास ये मेंबर कंट्री बन गया था सार्क का। ये मेंबर कंट्री बन गया था सार्क का। और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो सार्क के जो सेक्रेटरीट जनरल है वो है मिस्टर अमजद हुसैन बीसियाल। मिस्टर अमजद हुसैन बीसियाल। ये कहां से है? ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से। प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो है मिस्टर अमजद हुसैन बीसियाल फ्रॉम पाकिस्तान से है ये। और इनको असिस्ट करते, इनको हेल्प करते हैं 8 डायरेक्टर्स, यानी 8 डायरेक्टर्स इनके नीचे हैं जो इनको हेल्प करते हैं। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो थे अब्दुल हसन। ये बांग्लादेश से थे। अब्दुल हसन जो थे वो बांग्लादेश से थे। तो एट प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो मिस्टर अमजद हुसैन बीसियाल पाकिस्तान से है। इनको जो हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, वो 8 डायरेक्टर जो डेपुटेशन पे होते हैं। अच्छा, सार्क ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया था पहले ही 1983 में, लेकिन 1985 को इसकी एक इस्टेब्लिशमेंट बन गया था। इसका एक चार्टर बना दिया गया था। एक तरह से इसका एक लीगल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया था। तो सार्क का अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर देखा जाए तो 8 दिसंबर ये डेट है जिसको सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। एट प्रेजेंट इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं, और जो लास्ट मेंबर कंट्रीज है इसकी वो है अफगानिस्तान। और इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो थे अब्दुल हसन, जो जी बांग्लादेश से थे। और मैं बात करूं अगर मैं बात करूं कि सार्क के जो लास्ट समिट हुई थी वो हुई थी 2019 में श्रीलंका कोलंबो में, और उस टाइम इसके लीडर थे महिंद्रा राजापाक्सा। और 2020 में जो समिट होगी वो होगी इस्लामाबाद में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव्स की। सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, यानी जो साउथ एशिया के जो लोग हैं उनका वेलफेयर, उनका कल्याण को बढ़ावा देना। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज, यानी जो साउथ एशिया जो कंट्रीज हैं उनके जो एक तरह से साउथ एशियन कंट्री जो मेंबर्स है
उनके जो लोग हैं साउथ एशियन कंट्रीज के, उनकी जो लाइफ क्वालिटी को और इम्प्रूव करना, उनकी लाइफ क्वालिटी को और इम्प्रूव करना। तो जो लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव कैसे होती है, उनकी हेल्थ पे काम करना, एजुकेशन को लेके काम करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सेफ्टी को ध्यान में रखना, रिलीजियस बिलीफ देखना, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना। तो ये चीजें अगर बेटर होगी किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी नेशंस में, तो वहां के लोगों की जो लाइफ है उसमें और क्वालिटी आएगी और इम्प्रूव होगी। उसके बाद टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी बाय विच पोटेंशियल्स कैन बी यूज, यानी सार्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि लोग अपना पोटेंशियल्स अपना यूज कर सके, अधिक से अधिक अपने पोटेंशियल्स को यूज कर सके। टू एसिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को एसिलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस को एंड कल्चरल डेवलपमेंट को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उसके बाद है टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथ कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, यानी सामूहिक आत्मनिर्भरता को और दृढ़ बनाना, उसको और प्रमोट करना अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया ये जो कंट्रीज है आपस में ही एक सामूहिक आत्मनिर्भरता रखना, उसको और प्रबल बनाना, उसको और दृढ़ बनाना, उसको और स्ट्रोंग बनाना, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। उसके बाद टू प्रमोट एक्टिव कोलाबोरेशन, यानी एक सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देना, म्यूचुअल असिस्टेंट आपस में हेल्प करना इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। एक्टिव कोलाबोरेशन यानी सक्रिय सहयोग हो, उसको बढ़ावा करना, म्यूचुअल असिस्टेंस को बढ़ावा करना यानी आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, उसको बढ़ावा देना। और जो म्यूचुअल असिस्टेंस है वो किस क्षेत्र में करनी है, वो इकोनॉमिक में, सोशल में, कल्चरल में और टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड्स, इन फील्ड्स में आपस में एक दूसरे की हेल्प करना। ये सार्क के ऑब्जेक्टिव्स में बताया गया। सार्क के ऑब्जेक्टिव्स टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। उसके बाद टू स्ट्रेंथ कोऑपरेशंस विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी दूसरे देशों के साथ एक अच्छा सहयोग को बढ़ावा देना और मजबूत सहयोग बनाना उनके साथ। टू स्ट्रेंथ कोऑपरेटिंग अमंग ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल फोरम, यानी कोऑपरेट करना आपस में जब इंटरनेशनल फोरम में कॉमन इंटरेस्ट में कोई मैटर उठता है, कोई मुद्दा उठता है, तो जो साउथ एशियन जो कंट्रीज है वो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करे, उसको और बढ़ावा देना। ये सार्क का ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी कोई मुद्दा उठता है एक इंटरनेशनल फोरम में कॉमन इंटरेस्ट मैटर पे, तो साउथ एशियन कंट्रीज आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करे, तो उसको और बढ़ावा देता है सार्क। टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेट करना इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आगे बताऊंगा आपको, IMF, वर्ल्ड बैंक के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका। अच्छा, अब देखो जो सार्क की जो एरियाज है एट प्रेजेंट, अगर मैं बात करूं कि सार्क के जो एरियाज है कोऑपरेशंस के, रीजनल कोऑपरेशंस के, वो है 7 एरियाज। एक है HRD एंड टूरिज्म, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, ये फर्स्ट एरियाज। उसके बाद इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड 7th है लास्ट में एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर। तो ये एरियाज हैं जिस पर रीजनल कोऑपरेशंस जो है वो सार्क द्वारा फोकस किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, मालदीव्स इकलौता वो नेशन है, इकलौता वो देश है जिसमें
तीन लोग जो है जिन्होंने काम किया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इंडिया की बात करूं तो दो इंडियन ऐसे हैं जो सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं सार्क के, किशोर भार्गव एंड श्रीकांत शर्मा। तो दिस इज ऑल अबाउट सार्क। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा वो आएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।